गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे थे। भारत के प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन से हैं वर्ल्ड के भारत में, और बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं, और बॉटनिकल गार्डनों की उपयोगिता क्या है, क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो हमको बॉटनिकल गार्डन बनाने पड़े। तो यहाँ पर उसके बाद में हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। आपके सिलेबस में एंगलर और प्रेंटल का और बैंथम और हुकर का दोनों का क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट देखते हैं हम बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बैंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था। इन्होंने जो दिया था वो प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था। क्योंकि जब हम एंगलर और प्रेंटल की बात करेंगे तो एंगलर और प्रेंटल का जो था वो विकास पर आधारित था। उन्होंने शैवालों से लेकर के हायर प्लांट्स तक की बात की थी कि शैवालों से लेकर के हायर प्लांटों का विकास कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है। तो वहां वो विकास पर आधारित था और ये प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था। यहाँ पर विकास को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक के गुण दूसरे से जो मैच कर रहे हैं उनको पास रखा गया है। ये नहीं देखा गया कि किसका ओरिजिन पहले हुआ और किसका ओरिजिन बाद में हुआ है। तो इनका जो वर्गीकरण था, पहली बात तो वो प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था, और इस वर्गीकरण को इन्होंने अपनी जो इनकी बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, यहां पर जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने अपनी पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को इन्होंने यहां पर दिया था। इन्होंने जितने भी प्लांट है, यहां पर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उन प्लांट को इन्होंने सीड वाले जो प्लांट है, सीड प्लांट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी सीड पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में भी सीड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जिम्नो को तो नहीं, लेकिन एंजियोस्पर्म को, जो हम यहाँ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यहाँ एंजियोस्पर्म को इन्होंने दो ग्रुप में बांटा था, डाइकोट और मोनोकोट। यही पढ़ते हैं, डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म को तो किसी ग्रुप में नहीं बांटा, लेकिन यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म थे, जो हायर प्लांट थे, इन हायर प्लांट को इन्होंने दो ग्रुप के अंदर यहाँ वर्गीकृत किया था, दो ग्रुपों में यहाँ पर बांटा था। तो यहाँ जो फिनेरोगेम्स हैं, सीड प्लांट कहें या फिर हम फिनेरोगेम्स कहें, इन फिनेरोगेम्स को इन्होंने जो डाइकोट थे उनको क्या बोला, डाइकोटलेडोन्स, और जो मोनोकोट थे उनको बोला इन्होंने मोनोकोटलेडोन्स। अब यहां पर डाइकोट और मोनोकोट को के बीच में इन्होंने किसको रखा था, जिम्नोस्पर्म को। यहां बीच में इन्होंने डाइकोटलेडोन्स और मोनोकोटलेडोन्स के बीच में इन्होंने यहाँ पर किसको रखा था, जिम्नोस्पर्म को। यहाँ क्या बोलेंगे इसको, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, क्योंकि यहां जब बांटते हैं तो इसको एंजियोस्पर्मी कहते हैं, और एंजियोस्पर्मी में डाइकोटलेडोन्स और ये मोनोकोटलेडोन्स। एंजियोस्पर्मी को दो ग्रुप में बांटा था, डाइकोटलेडोन्स और मोनोकोटलेडोन्स। तो यहाँ पर डाइकोटलेडोन्स और मोनोकोटलेडोन्स के बीच में इन्होंने किसको रखा था, जिम्नोस्पर्मी को रखा था। मध्य में इन्होंने जिम्नोस्पर्मी को रखा था। अब यहाँ पर जो डाइकोटलेडोन्स हैं, इस डाइकोटलेडोन्स को भी तीन ग्रुपों में बांटा। जो डाइकोटलेडोन्स हैं, जो द्विबीजपत्री पादप थे, इन द्विबीजपत्री पादपों को भी उन्होंने तीन ग्रुपों में बांटा। वो कौन कौन से थे, पॉलीपेटली, पॉली
पेटली, दूसरा था गेमोपेटली, और तीसरा था यहां पर मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी। तो यहां इन्होंने इनको 3 ग्रुपों में यहां पर बांट दिया। मोनोक्लेमाइडी, इस मोनोक्लेमाइडी को इनकम्प्लीटी भी कहते हैं। इनकम्प्लीटी। डाइकॉट को वापस से 3 ग्रुप में बांट दिया। जिम्नोस्पर्म में कोई विभाजन नहीं हुआ, और मोनोकोटिलेडोन्स को भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इनका विभाजन नहीं हुआ। तो अब जब हम डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर इनकी सीरीज, क्योंकि इसके बाद में इनको सीरीजों में बांटा गया। अब यहाँ पर इनको जो यहाँ बांटा गया पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी, इनको यहाँ इस प्रकार से क्यों बांटा गया, ये वर्ग क्यों दिए गए हैं, ये जो वर्ग हैं पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी, यहाँ पर क्यों दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इनके पुष्पासन का आकार कैसा है, उस पर डिस्क उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। यहाँ बाह्यदल और दल एक दूसरे उपस्थित हैं तो किस प्रकार से उपस्थित हैं। यहाँ गायनोसियम जो अंडाशय है, अंडाशय सुपीरियर है या इंफीरियर है, ओवरी को लेकर के सुपीरियर ओवरी वालों को एक तरफ रखा गया, इंफीरियर ओवरी वालों को एक तरफ रखा गया। तो यहाँ पर विभिन्नताओं के आधार पर इनको पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी के अंदर बांटा गया। फर्स्ट देखते हैं हम पॉलीपेटली। पॉलीपेटली में यहाँ पर गण और कुल की बात करें तो पॉलीपेटली के अंदर जो टोटल जो कुल आते हैं वो आते हैं 34, और जो गण आते हैं वो आते हैं 6। 6 गणों के अंदर यहाँ पर 34 कुल पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम पॉलीपेटली की बात कर रहे थे, क्योंकि पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी 3 नियम वर्गों में बांटा था। तो जो पॉलीपेटली है, पॉलीपेटली के मुख्य यहाँ पर जो जिनके आधार पर पॉलीपेटली को गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी से अलग किया गया था वो कौन से हैं। यहाँ पर पुष्प में बाह्यदल और दल के 2 स्पष्ट चक्र, और दोनों चक्र स्वतंत्र। आप लोगों को पता है कि पुष्प के अंदर सबसे बाहर की तरफ होते हैं बाह्यदल, फिर होते हैं दल, फिर पुंकेसर और फिर जायांग। यहाँ बाहर वाले दोनों कैसे होते हैं, सहायक होते हैं, और अंदर वाले जायांग और पुंकेसर कैसे होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं है तो पुष्प क्या होगा, है ही नहीं पुष्प। तो यहाँ पर फ्लावर के अंदर बाह्यदल और दल जायांग को और पुंकेसरों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको ढकने के लिए, उनको बाह्य वातावरण से बचाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीपेटली होती है, इस पॉलीपेटली में बाह्यदल और दल दोनों ही उपस्थित होते हैं। बाह्यदल भी उपस्थित होता है, कैलेक्स भी उपस्थित होता है, कोरेला भी उपस्थित होता है, और दोनों ही चक्र स्पष्ट रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएं, मिक्स नहीं होते। सबसे बाहर की ओर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे बाहर की ओर क्या होंगे, यहाँ पर बाह्यदल होंगे। अब इन बाह्यदल की स्थिति कैसे है, कोर स्पर्शी है, कोर छादी है, किस प्रकार से है, इनके अंदर की तरफ इनके सम्मुख होंगे या इनके सम्मुख नहीं होंगे, वो स्थिति अलग है। अंदर की ओर क्या होंगे, यहाँ पर ये क्या है, कैलेक्स, ये क्या है, कोरेला। तो यहाँ पर बाह्यदल और दल दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दोनों चक्र कैसे होते हैं, स्वतंत्र, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। यहाँ पर दोनों ही चक्र कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। अब यहाँ पर भी दोनों चक्र स्वतंत्र हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसको भी यहाँ 3 सीरीज के अंदर बांटा गया है। यहाँ पॉलीपेटली के अंदर 3 सीरीज को रखा गया है। तीनों सीरीज में से जो फर्स्ट है वो है थैलेमोफिलोरी। फर्स्ट जो सीरीज आती है यहाँ पर वो आती है थैलेमोफिलोरी। अब थैलेमोफिलोरी को अन्य सीरीज से क्यों अलग किया गया है, तो यहाँ पर कुछ लक्षण अन्य होंगे। इन लक्षणों के आधार पर फिर इन सीरीजों को बांटा गया है। सबसे पहले सबसे बाहर वाले लक्षणों को देखते हैं।
जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे माइनर जो वहाँ डिफरेंस होते हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्प थे, पुष्प कैसे थे, हाइपोगाइनस। और एक चीज याद रखना, जहां पुष्प हाइपोगाइनस है वहां ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। अगर पुष्प हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। और जो थैलेमस होता है उस थैलेमस पर यहाँ पर डिस्क क्या होती है, एब्सेंट होती है। थैलेमस पर डिस्क क्या होती है, एब्सेंट। देखिए जब हम फ्लावर बनाते हैं तो इस प्रकार से थैलेमस बनाते हैं। थैलेमस बोलते हैं पुष्पासन को, पुष्पासन। यहां हमने पुष्पासन को बनाया। अब पुष्पासन की स्थिति 3 प्रकार से होती है, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। ये उस स्थिति है सुपीरियर की। और ये स्थिति होती है हाफ इंफीरियर। यहां पर जो ओवरी होगी वो इस प्रकार से होगी। ये यहां पर नीचे ओवरी। अब यहां जो ओवरी होगी वो इस प्रकार से होती है। ये होती है सुपीरियर, सुपीरियर। ये कंडीशन होती है हाफ सुपीरियर कहें या हाफ इंफीरियर कहें, हाफ सुपीरियर कहें या हाफ इंफीरियर कहें। और ये होती है इंफीरियर। अगर पुष्पासन ओवरी से नीचे उपस्थित है, पुष्पासन ओवरी के नीचे उपस्थित है, यहां से पुंकेसर उपस्थित हैं, यहां बाह्य दल, सॉरी दल, और सबसे बाहर की ओर यहां बाह्य दल। ये अगर अवस्था है तो ये अवस्था कौन सी होगी, हाइपोगाइनस अवस्था। या फिर कहें कि ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। ये सुपीरियर ओवरी है। यहां पर इसके बाहर की तरफ स्टामेन प्रेजेंट है, पुंकेसर प्रेजेंट है, पुंकेसर के बाहर की ओर दल प्रेजेंट है, और दल के बाहर की ओर क्या उपस्थित है, बाह्य दल उपस्थित है। यहां अगर हम बात करें तो यहां पर हाफ इंफीरियर, यहां सॉरी स्टामेन का ध्यान रखना, यहां ये कैसे होंगे, नीचे की ओर, वर्तिकाग्र से नीचे की ओर होंगे। जो यहाँ पर वर्तिकाग्र है उससे नीचे की ओर होंगे। यहां पर हाफ इंफीरियर में, अब यहां से निकलेंगे, यहां बराबर में आ जाते हैं, फिर बाह्य दल और दल। इंफीरियर के अंदर क्या होगा कि यहां बिल्कुल इस तरह से पैक किए हुए, थैलेमस ने इसको कैसे कर लिया, बिल्कुल पैक कर लिया। तो यहां जो स्टामन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर। वर्तिकाग्र कहाँ रह जाती है, नीचे की ओर, वर्तिकाग्र नीचे की ओर रह जाती है। और यहाँ पर बाह्य दल और दल इस प्रकार से फिर इनको ढके हुए होते हैं। तो यहाँ ये अवस्था पाई जाती है 3, और तीनों अवस्था आपको मिलेंगी। तो यहाँ जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ओवरी कौन सी है, सुपीरियर। तो इसका मतलब आगे वालियों में सुपीरियर तो नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ओवरी को भी आधार माना गया, वो इंफीरियर है या सुपीरियर है या हाफ सुपीरियर है। उसके अलावा हाइपोगाइनस पुष्प कैसी स्थिति में है, हाइपोगाइनस स्थिति में। पुष्प यहाँ पर हाइपोगाइनस स्थिति में, हाइपोगाइनस को हिंदी में सॉरी जायांगधर, हाँ जायांगधर कहते हैं। जायांगधर। अब यहां जो पुष्पासन है उस पुष्पासन पर डिस्क क्या होती है, एब्सेंट। पुष्पासन के ऊपर चक्रिका अनुपस्थित होती है। तो चक्रिका कैसे होगी, यहाँ पर जो दल और बाह्य दल है वो बिल्कुल कैसे होंगे, ये मान लिया ओवरी है, इसके नीचे इस प्रकार से होते हैं चारों तरफ।
तो यहाँ पर चक्रिका कैसी होती है, एब्सेंट होती है। तो ओवरी डायरेक्ट पुष्पासन पर टिकी हुई होती है और इसके बगल से यहाँ क्या उपस्थित होते हैं, दल और बाह्य दल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर चक्रिका क्या होती है, एब्सेंट, डिस्क एब्सेंट होती है। तो यहाँ इन 3 अंतरों को और जो सीरीज हैं उनसे यहाँ पर अलग पाया गया। तो यहाँ इन अंतरों के आधार पर यहाँ पर फिर क्या हुआ, हमने इनको ऑर्डर्स में बांट दिया, गणों में बांट दिया, ऑर्डर्स में बांट दिया। यहाँ जो थैलेमोफिलोरी सीरीज के अंदर जो गण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर 6। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा गलत बोल गई थी अभी। तो यहाँ पर 6 गण पाए जाते हैं, वो मैंने पूरी गेमोपेटली के लिए बोल दिया था, सॉरी पॉलीपेटली के लिए। तो यहाँ 6 गण पाए जाते हैं। 6 गण कौन कौन से होते हैं, रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैलियोफिलिनी, गट्टीफेरेल्स और मालवेल्स। यहाँ ये 6 गण पाए जाते हैं। टोटल 6 गणों के अंदर यहाँ पर कितने, 34 कुल पाए जाते हैं। ऑर्डर 6 है, फैमिली कितनी है, 34 पाई जाती हैं। देखिए रेनेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी है, यहाँ रेननकुलेसी। तो आपको ये आगे पढ़नी है, रेननकुलेसी, डेलेनिएसी, कैलिकैंथेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, मैनीस्पर्मेसी, बारवेंडेसी और निम्फिएसी, ये आती हैं रेननकुलेसी के अंदर। यहाँ आपको सबसे लास्ट में पूछा जाएगा सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना कुल कौन सा है, जो सबसे पहले लिखा है कौन सा है, रेननकुलेसी। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो कौन सा होगा, सबसे प्रिमिटिव। तो यहाँ अगर हम थैलेमोफिलोरी की बात करें तो थैलेमोफिलोरी में रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव है और टीलिएसी सबसे यहाँ पर क्या है, एडवांस है। सॉरी, ये प्रिमिटिव है और वो एडवांस है। तो यहाँ इसको रेनेल्स को 8 कुलों के अंदर बांटा गया। पेराइटेल्स में आते हैं सारासीनिएसी, पेपिवरेसी, अफीम जो कुल है, क्रूसीफेरी, कैप्रिडी, रेजिडेसी, सिस्टिनी, वायोलेरी, कैनेलेसी और विक्सिनी। यहाँ पर आपको क्रूसीफेरी पढ़ना है। यहाँ जो आपका आएगा 2nd यूनिट में केवल आपकी फैमिलीज हैं, उसमें रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी। तो यहाँ पेराइटेल्स को वापस से यहाँ कुलों के अंदर बांट दिया गया। फिर आता है पॉलीगैलेनी में आते हैं पिटोस्पोरी, ट्रिमेंडी, पॉलीगैली और बॉचसिएसी, ये यहाँ पर 4 कुल आते हैं। फिर कैरियोफिलिनी में फ्रैंकेनिएसी, कैरियोफिली, पोर्चुलेसी और टैमरिसिनी। यहाँ पर कैरियोफिलिनी को भी 4 कुलों के अंदर यहाँ पर बांट दिया गया। तो यहाँ पर आपको कैरियोफिली पढ़नी, कैरियोफिली। गट्टीफेरेल्स को यहाँ वापस फिर, क्योंकि सभी कुलों के अंदर बटे हुए हैं, तो गट्टीफेरेल्स में एलेटनी, हाइपरिसिनी, गट्टीफेरी, टर्नर ट्रोमिएसी, डिप्टेरोकार्पी और कैलेनेसी, डिप्टेरोकार्पी, टर्नर ट्रोमिएसी, गट्टीफेरी, हाइपरसिनी और एलेटनी। मालवेल्स मुख्य रूप से मालवेसी, जो आपको आगे पढ़ना है, स्टरक्यूलेसी और टीलिएसी। तो यहाँ इनको जो थैलेमोफिलोरी है, इस थैलेमोफिलोरी को टोटल कितने में बांट दिया गया है, यहाँ पर 34 कुलों के अंदर बांट दिया गया। यहाँ वर्गीकरण हो रहा है, हमने फर्स्ट में ही कहा था कि यहाँ पर प्राकृतिक पद्धति से वर्गीकरण हो रहा है। यहाँ पर जाति वृत्तियों को ज्यादा वो नहीं दिया गया, प्राकृतिक रूप से हम लेके चले हैं। यहाँ बीच बीच में कुछ अपवाद आएंगे, वो अपवादों को हम बताएंगे कि क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एंगलर और प्रिंटल केस इसीलिए क्या है, ये भिन्न। वो कैसे था, ओरिजिन से लेकर के अपर चला था, ओरिजिन उद्भव कहाँ से हुआ है और लास्ट कहाँ तक गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,